सो हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं रेगुलरली फिजिक्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट की, जहाँ पे ये जो है यूनिट नंबर 10th है, जिस पे हम देख रहे थे विस्कोसिटी की। और ये जो वीडियो आप एक बार देख लोगे ना, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र और आपका जो है हमारे चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम जो है बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जो चैप्टर 10 थी उसमें हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो कंटिन्यूटी या जो अविरतता का सिद्धांत है जो कि दिया गया था लिक्विड्स के लिए, या कह दें जो तरल है उसके लिए ये इक्वेशंस दी गई थी। तो हम उसी चीज़ को देखें तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि यदि कोई असंपीड्य और अशांत तरल किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह के साथ फ्लो हो रही हो, तो नली में प्रत्येक स्थान पे जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होगा वो उस तरल के वेग के गुणनफल के नियत रहेगा। इसे अविरतता का सिद्धांत कहा गया। अब समझिएगा कहा क्या जा रहा है। वहाँ पे दो ऐसी भाग होगी जिसमें एक भाग चौड़ी और दूसरी भाग कम चौड़ाई की होगी। उसमें से जो द्रव है वो फ्लो होती रहेगी और इनके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद के जो क्षेत्रफल होंगे वो, और जो वेग का जो वेलोसिटी है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होगी। तो ये देखिए, हम इसको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे माना है क्या, एक पाइप की कल्पना की है जिसमें एक द्रव है वो हो रही है फ्लो v1 वेलोसिटी के साथ, जहाँ पे जो पहला भाग है उसको हमने माना है सिरा ए और दूसरा जो भाग है उसको माना है सिरा बी। पहला जो भाग है वो चौड़ा है, दूसरे भाग बीट की अपेक्षा पहले भाग पे वेलोसिटी को v1 के साथ रिप्रेजेंट किया है और दूसरे भाग पे जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जो द्रव है या जो लिक्विड है वो एक समान नहीं भाई, धारा रेखी प्रवाह के साथ बह रही है, तो जो पहला जो सिरा ए है उसमें जो प्रति सेकेंड जो प्रवेश करने वाले जो द्रव होंगे उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। सो देखिए, जो पहला सिरा ए है उसमें प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो आयतन इज इक्वल टू हम जानते हैं A1 V1। ठीक है, क्योंकि ये पहले सिरे की बात की है इस वजह से ये A1 V1 हो गया। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के लिए जो द्रव्य आयतन होती है वो द्रव्यमान और घनत्व के अनुपात के बराबर होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम को V माने हैं, मास को M और डेंसिटी को ρ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे में जो पहला जो सिरा A है उससे पर सेकेंड जो इंटर करने वाली जो द्रव है उसका क्या द्रव्यमान होगा। सो देखिए, यहाँ से पर सेकंड जो फ्लो हो रही है उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आयतन इंटू घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान। तो आयतन क्या है यहाँ पे A1 V1, तो आयतन इंटू घनत्व क्या है, तो घनत्व यहाँ पे है रो। ठीक है, तो घनत्व हमने यहाँ पे रो माना। अब इसी प्रकार से जो दूसरा सिरा बी है उससे पर सेकेंड क्या हो रही है, जो द्रव है या जो लिक्विड है वो बाहर की ओर निकल रही है और साथ में कौन सी वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ। और हमने इसके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसको A2 माना है। तो ऐसे में द्रव्यमान हो जाएगा A2 V2 इंटू रो, क्योंकि जो द्रव है वो यहाँ पे कंटिन्यू फ्लो हो रही है, द्रव कहीं पे रुक नहीं रही है। अतएव जो
द्रव इंटर करेगी उतनी ही मात्रा में हमको इस सिरे बी पे या सिरे बी से निकलेगी, यानी कि जो द्रव जितनी गई उतनी द्रव बाहर निकलेगी। चेंज हो सकती है केवल और केवल उसके वेलोसिटी पे। तो ऐसे में देखिए ये दोनों इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो A1 हमने क्या किया, यहाँ पे जो इंटर करने वाली जो द्रव है उसका मास और जो बाहर निकली उसके मास को क्या किया हमने, बराबर किया। तो ये हमें इक्वेशंस मिला A1 V1 इंटू रो इज इक्वल टू A2 V2 इंटू रो। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों की जो घनत्व सेम है, तो हमने यहाँ पे घनत्व को कट कर दिया है। तो यहाँ पे बचा क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो देखिए अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है इस इक्वेशंस पे, देखिए कि यहाँ पे जो सिरा ए से जितनी भी द्रव अंदर की ओर प्रवेश की, ठीक उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में इस सिरे बी से जो है द्रव बाहर की ओर निकली है। तो ये इक्वेशंस जो है कंटिन्यूटी इक्वेशंस के नाम से जानी गई। और ये जो है हम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट राशि हम लेते हैं, ठीक है। इसको AB इज इक्वल टू कांस्टेंट इस प्रकार से भी लिख देते हैं, जो कि एक रूप से कहा जा सकता है कि सांतत्यता का इक्वेशंस है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे कि जो द्रव है वो V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी, यानी कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग क्यों है। तो देखिए जो चौड़ा भाग है वहाँ पे उस जो द्रव है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो कम चौड़ा भाग है वहाँ पे जो है द्रव की जो वेलोसिटी है वो हाई होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी जो चौड़ी भाग होती है वहाँ पे जो है द्रव को बहने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, और जो चौड़ाई में कम होगी वो भाग में द्रव का प्रवाह करने का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा सा मिलेगा। हालांकि द्रव उतना ही मात्रा में निकलेगी, परंतु दोनों के जो वेलोसिटी हैं उसमें बहुत काफ़ी अंतर मिलेगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये जो पाइप है या कोई भी पाइप ले लें उसमें द्रव चौड़े भाग से कम चौड़े वाले भाग की ओर बहे, तो कम चौड़ा वाला जो भाग है वहाँ पे वेलोसिटी हमें कम मिलती है, और जो ज़्यादा चौड़ाई में कम है यानी कि कहते हैं जो सुल्लू भाग है वहाँ पे हमको वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही हाई मिलेगी। तो इस प्रकार से ये हमने संतत्य इक्वेशंस देखी, और इसका जो है यूज़ हम जो है बेसिकली बर्नौली की जो थ्योरम्स हैं उसमें करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे बर्नौली का जो इक्वेशंस है वो। तो ये जो बर्नौली का जो अगला टॉपिक है, ये जो अगला टॉपिक है बर्नौली, उसको देखते हैं। तो ये जो बर्नौली का जो प्रमेय है इसमें देखिए नाम लिखा हुआ है बर्नौली का प्रमेय, यानी कि बर्नौली ने इस इक्वेशन को, इस थ्योरम को क्या किया है, फाइंड किया है। तो देखते हैं कि ये बर्नौली कौन थे। तो बर्नौली जो है स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, इनका नाम जो है डेनियल बर्नौली था। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो तरल है उसकी चाल और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई और दाब में एक रिलेशन दर्शाने के लिए ये जो है इक्वेशंस दिया था, जिसको हम बर्नौली की इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और जो बर्नौली का जो ये इक्वेशंस है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, और साथ ही साथ ये आदर्श तरल के लिए जो है लागू होता है। तो इनका जो स्टेटमेंट है बर्नौली जी का, उनका ये है कि जब कोई आदर्श द्रव मीन्स अश्यान द्रव और असंपीडित द्रव, वो किसी नली में क्या कर रही है, धारा रेखी प्रवाह के साथ बह रही है, तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तरल की कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या कहा, देखिए इसके प्रत्येक मार्ग पर, प्रत्येक बिंदु पर पार्टिकल, यहाँ देखिए
कोई सा भी पार्टिकल हो, ऐसा बह रहा हो, एक नली लें उसमें कोई सा भी पार्टिकल पे हो की बात करें तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी, टोटल एनर्जी होगी उस पार्टिकल्स के लिए, वो हमेशा एक कांस्टेंट राशि मिलेगी। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट राशि मिली, तो ये जो ऊर्जा क्या क्या हो सकती है, तो ये जो ऊर्जा है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहली ऊर्जा हो सकती है उस बहने वाली जो द्रव है उस पे लगने वाली प्रेशर, ठीक है। और जो दूसरी जो बल है वो हो सकती है ऊर्जा है वो हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। और तीसरी जो एनर्जी है वो हो सकती है उस कण या उस पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों का जो योग होगा वो हमको हमेशा एक कांस्टेंट राशि मिलती है, ऐसा बर्नौली जी का कथन है, जिसको हम आज डिराइव करेंगे। सो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशंस में कुछ राशियाँ हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ अंक है। यहाँ पे लिखा है P, तो P जो है यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उस नली है उसमें उस पे लगी है वो वाली, ठीक है। नली में जो बह रही द्रव है उस पर जो प्रेशर लगी है उसको रिप्रेजेंट करती है। D जो है यहाँ पे इस द्रव के लिए घनत्व को रिप्रेजेंट करेगी, साथ ही साथ G ग्रेविटेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और H जो है यहाँ पे उस द्रव की जो ऊंचाई है कि वो जो द्रव कौन सी ऊंचाई से बह रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये H का यूज़ किया है। तो मान लेते हैं इसके लिए क्या कि इस तरीके से एक नली है जो कि एक भाग चौड़ी दूसरी भाग कम चौड़ी की है, और साथ ही साथ इसमें जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है चौड़ी वाले भाग को A1 है, और जो कम चौड़ाई वाले भाग में उसकी क्या है A2 है। चौड़ी वाली भाग को हमने A नाम दे दिया और कम चौड़ी वाली भाग को B नाम दे दिया। अब चौड़ी वाली जो भाग है उस पर प्रेशर लग रही है वो है क्या P1, और जो कम चौड़ी वाली जो भाग है उस पर जो प्रेशर लग रही है वो है P2, ठीक है। अब मान लीजिए A1 पर द्रव जो है V1 वेलोसिटी के साथ और P1 जो प्रेशर है उसके साथ A1 जो अनुप्रस्थ परिच्छेद लिए हैं उसमें फ्लो होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो B सिरा है जिस पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 और प्रेशर P2 लगाए हैं वो मतलब वहाँ से क्या करती है बाहर निकलती है। साथ ही साथ जो पृथ्वी तल से जो है इसकी ऊंचाई क्या है, पहले सिरे का ऊंचाई जो है H1 और दूसरे सिरे की ऊंचाई H2 माना है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जो द्रव है उस पे हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य कब करेंगे, तो कार्य करने के लिए हमको चाहिए उस द्रव पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स जब हम अप्लाई कर चुके हैं साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। यदि हमको डिस्प्लेसमेंट 0 मिल जाए तो यहाँ पे कार्य की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उस कार्य को हम 0 कार्य के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में देखिए जो द्रव है उस पे कुल ऊर्जा द्रव पे कुल ऊर्जा जो है द्रव पे जो किया गया कार्य के बराबर होती है। तो द्रव पे कार्य कैसा किया गया है, तो देखिए जो सिरा A है उससे बहने वाली जो द्रव है उस पे लगाया गया फोर्स, तो उस पे कौन सा फोर्स लग सकता है, देखिए फोर्स लगेगा क्या प्रेशर और एरिया के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर कितना है इस पे P1 है, एरिया कितनी है A1 है, तो ये हो जाएगी सिरे A से बहने वाली द्रव पर लगने वाला बल P1 A1। ठीक इसी प्रकार से सिरे A से प्रति सेकेंड इंटर करने वाली द्रव उसके द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य के लिए हमने क्या निकाला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने निकाला है P1 A1, तो P1 A1 रख दी। अब बात आती है विस्थापन की, तो देखिए ये विस्थापन जो है
उस द्रव की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो द्रव की जो वेलोसिटी हमने क्या माना है, तो द्रव की जो वेलोसिटी है वो हमने यहाँ पे v1 माना है। तो इस प्रकार से जो पहला जो सिरा A है उससे इंटर करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, P1 A1 V1। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा सिरा B है उससे प्रति सेकेंड क्या होगी, ये जो द्रव गई है वो बाहर निकलेगी, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, तो W2 माने उसको, तो वो हो जाती है P2 A2 V2, जहाँ पे P प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, और V उस द्रव की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इससे जो है नेट वर्क निकाल लेंगे। तो नेट वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा निकलने वाली द्रव द्वारा किया गया कार्य माइनस इंटर करने वाली जो द्रव है उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। तो हमें ये मिल जाएगी W इज इक्वल टू W2 माइनस W1 इज इक्वल टू W, ठीक है। तो W2 हमने क्या निकाला है, यहाँ से देखिए P2 A2 V2, तो P2 A2 V2 हमने यहाँ पर रख दिया। तत्पश्चात दूसरी जो राशि है वो है क्या, W1, तो W1 हम की वैल्यू क्या है, P1 A1 और V1। तो इस प्रकार से हमें जो है एक इक्वेशंस का फॉर्म मिल गया। हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन का नाम दे दिया, जो हो गया W इज इक्वल टू P2 A2 V2 इज इक्वल टू माइनस P1 A1 V1। इसको इक्वेशन 1 मान दिए। तो साथ ही साथ हम एक और चीज़ जानते हैं, अभी अभी जो डिराइव किए थे कंटिन्यूटी इक्वेशंस, एक मिनट देख लेते हैं। ये वाली इक्वेशंस, ये A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस इक्वेशन का यदि हम यूज़ करें तो हमें मिलता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m/d, जहाँ पे m क्या माने हैं, द्रव्यमान, और d को घनत्व माने हैं। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, अब समीकरण जो 1 है उस पर रख देंगे। और समीकरण 1 क्या है भाई, तो समीकरण 1 है ये P2 A2 V2 माइनस P1 A1 V1। तो वैल्यू किसकी रखेंगे, P2 A2 और P1 A1 की। तो देखिए ये हो जाएगा W इज इक्वल टू P1 इंटू m/d माइनस P2 m/d। यहाँ पे हमने A2 V2 की जगह रिप्लेस किए हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो गया, यहाँ से जब हम m/d को कॉमन निकालें तो ये हमें मिलता है P1 माइनस P2, और ये हो जाएगा इंटू m/d। अब देखिए हम जो जानते हैं कि जो किसी द्रव या किसी वस्तु पे जो किया गया जो कार्य होती है वो उस वस्तु पे आरोपित या उस वस्तु पे लगने वाली जो टोटल फोर्स है या कह दें टोटल एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लगने वाले फोर्स, ये आपस में योग करना पड़ता है। यानी कि ये जो है सदैव एक कांस्टेंट राशि हमें कांस्टेंट मिलेगी। किसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू हमें कॉमन कांस्टेंट मिलेगी किसके, तो ये जो है हमें इक्वल मिलेगी उस वस्तु पे आरोपित होने वाली फोर्स के द्वारा किए गए कार्य के। तो जो पहला सिरा है उससे प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव की काइनेटिक एनर्जी। तो इस चित्र में देखिए ये जो पहला सिरा है इससे इंटर करने वाली ये बोला गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 m इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरा सिरा है B, उससे पर सेकंड निकलने वाली जो द्रव है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K2 इक्वल टू 1/2 इंटू mv2 का स्क्वायर। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या चेंजेस आएगी,
द्रव फ्लो हो रही है, तो उस जो द्रव फ्लो होने से उस जो द्रव है उसके काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी। और वो वृद्धि हम कैसे निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। तो हमें जो है वृद्धि कर निकालने के लिए जो दूसरा जो सिरा है उससे निकलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो इंटर करने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई। तो इसको हमने क्या माना है, K2 माइनस K1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। जहाँ पे देखिए v2 और v1 हमने वेलोसिटीज मानी है यहाँ पे, तो हमको मिलता है k इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम। यहाँ से हमने m को कॉमन निकाला है तो ये हुआ है, और v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, अब गतिज ऊर्जा निकाल ली, यानी कि जो फ्लो हो रही है उस द्रव की क्या है काइनेटिक एनर्जी में इतनी वृद्धि होगी। ठीक है, ये एक पार्टिकल्स के लिए, इसको हम एक पार्टिकल्स के लिए लागू करें तो ये यहाँ पे K I J K इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो द्रव होगी उसकी जो मास होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगी। और यहाँ पे देखिए एक और चीज है v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखो ये दोनों जो फ्लो होने वाली जो द्रव है उसकी वेलोसिटीज क्या हो जाए, v1 इज इक्वल टू v2। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो v1 इज इक्वल टू v2 हो जाने पर जो है हमको जो है यहाँ पे जो टोटल वैल्यू जो है क्या मिल जाएगी, ज़ीरो मिल जाएगी। और इसका जब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेट करेंगे तो ये कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे में हमको यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो अलग अलग या कह दें कि जो नली है उसकी अलग बनावट के कारण हमको वेलोसिटी में जो अंतर मिल रही है उसी के थ्रू हमको जो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ अब उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी प्रकार से हम एक देख लेते हैं उस चित्र से एक बार फिर। सो इस चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से जो पार्टिकल इंटर करेगी और यहाँ से जो पार्टिकल ये जो द्रव निकलेगी उन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनमें जो वृद्धि हुई वो कितनी की होती है। तो सिरे ए से प्रति सेकंड इंटर करने वाले जो द्रव हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, u1 है, जो कि बराबर हो जाएगी mgh1। हम इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, u इज इक्वल टू mgh पढ़े थे। तो mgh1 क्योंकि पहले h1 ऊंचाई पे है और जो सिरा b है उससे प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो दूसरा सिरा है कम चौड़े वाली उसकी, तो u2 इक्वल हो जाएगा mgh2। जैसे कि हमने चित्र में देखा है कि जो नली है वो h1 और h2 ऊंचाई पे क्या है, रखी हुई है। ठीक है, सो ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो जो द्रव बाहर निकली है उसकी स्थितिज ऊर्जा और जो अंदर प्रवेश करती है उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या करते हैं हम, डिफरेंट निकाल दें तो हमको गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि हुई है वो मिल जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि ये हो जाएगी u इज इक्वल टू u2 माइनस u1। तो u2 इज इक्वल टू क्या है, mgh2, तो mgh2 और u1 इक्वल टू है mgh1, तो mgh1। अब यहाँ से देखिए mg कॉमन है, अब यहाँ से h2 माइनस h1 जो है हमको मिलेगा, यानी कि u इक्वल टू mg इंटू h2 माइनस h1। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखिए, मास को तो हम किसी पार्टिकल किसी द्रव की हम जीरो नहीं कर सकते, जी भी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम फिक्स है 9.8 गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो एकदम फिक्स है। तो डिपेंड क्या पे करेगी स्थितिज ऊर्जा, तो वो स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो हाइट पे डिपेंड करेगी। हाइट ही है जो उसकी स्थितिज ऊर्जा में चेंजेस लाएगी।
यदि यहाँ पे देखिए ऊंचाई H1 जो है, यानी कि जो पहला वाला जो लिए हैं ये सिरा, वो ज़्यादा ऊंचा पे रहे दूसरा सिरे की अपेक्षा, तो क्या होगा? तो ये उस कंडीशन पे भी हो सकती है। और H1 अगर सॉरी H2 जो है H1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? यानी कि हम एक पैरेलल की बात करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए भाई? पोटेंशियल एनर्जी में जो वृद्धि हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सो चलिए आगे देखते हैं। तो हम एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी चीज पे या किसी वस्तु पे जो किया गया कार्य होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि और काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि के योग के बराबर होती है। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज करा है। तो देखिए किसी भी द्रव पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य हमने निकाला है P1 माइनस P2 इंटू m/d। ठीक है, और हमने अभी अभी निकाला स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो स्थितिज ऊर्जा में हमने वृद्धि निकाली है mg इंटू H2 माइनस H1। उसी प्रकार से गतिज ऊर्जा में वृद्धि 1/2 m इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या किया देखिए, यहाँ से m और इधर भी m, तो m कॉमन आउट करें और एक दूसरे से कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या यहाँ पे? P1 माइनस P2 इंटू डी, सॉरी डिवाइड बाई डी। तो हमने इस d को इस साइड पक्षांतर कर दिया है इस तरीके से, तो हमें मिला P1 माइनस P2 इंटू डी जी। अब इस d का इसके साथ तो मल्टीप्लीकेट करेंगे तो DgH2 और इसके साथ हो जाएगा तो ये DgH1। इसके बाद इस d का इसके साथ करेंगे तो 1/2 dV2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या किया, जो इस तरीके से हमने तो अलग अलग भाग की बात की थी। अब क्या करते हैं, हम इसको पहला भाग A और दूसरा भाग B के लिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा P1 प्लस 1/2 D1 स्क्वायर प्लस DgH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 dV2 स्क्वायर प्लस DgH2। यानी कि ये जो दोनों की वैल्यू क्या निकली है, हमको बराबर मिली। जितनी जो द्रव है एंटर करेगी उतनी ही द्रव नली से बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P प्लस 1/2 इंटू DV स्क्वायर प्लस DgH इक्वल टू एक कांस्टेंट राशि होती है। अब देखते हैं कि इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? अब देखिए, यदि नली जो है क्या हो, क्षैतिज हो, जैसे कि हमने पहले बात किया था, तो दोनों की जो ऊंचाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ऐसे में देखिए जो ये जो वैल्यू है ये DgH, ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा P1 प्लस 1/2 dV1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 dV2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट राशि। तो ये जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग किस किस चीज पे डिपेंड करी? प्रेशर पे, साथ ही साथ वॉल्यूम पे, D डेंसिटी पे, G ग्रेविटेशनल फोर्स पे एंड H हाइट पे डिपेंड करी। अब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ सीमाएं हैं। ये जो बल होती है, सॉरी ये जो रूल है जिसको हम कह रहे हैं बर्नौली थ्योरम, वो जो है श्यान बल की उपस्थिति में उपयोगी नहीं है। क्यों? तो देखिए श्यान बल जो होगी उस टाइम जो वस्तु है उस पर जो वस्तु है उसको हम कैसे मानेंगे? बहुसंख्यक लेयर से मिलकर बने हुआ मानेंगे। और बहुसंख्यक लेयर से मिलकर बना है तो वो डेफिनेटली जब एक लेयर से दूसरे लेयर पे चेंज होगा या फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली उसकी जो एनर्जी में लॉस होगी। और एनर्जी लॉस की जो थ्योरी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ठीक है, दूसरी जो कमी इस जो बर्नौली थ्योरम है उसमें ये रही कि जैसे कि हमने देखा इस तरीके से पाइप में जो है द्रव फ्लो हो रही थी, तो उसकी जो फ्लो होने की जो दर है, यानी कि कहते हैं गतिज ऊर्जा, उस गतिज ऊर्जा में कुछ ना कुछ तो कमी आनी चाहिए। क्योंकि भाई इस तरीके से लेयर से टकराएगा, पार्टिकल से टकराएगा, तो कुछ ना कुछ तो है उस जो द्रव है उसकी गतिज ऊर्जा में क्या आनी चाहिए थी? क्षय होनी चाहिए थी। परंतु इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोई क्षय हमको नहीं मिला।
और ये छाव जो है हमको किस रूप में मिलना चाहिए था, ऊष्मा के रूप में मिलना चाहिए था। ठीक है, और तीसरी जो चीज इसमें थी या तीसरी सीमाएं वो है क्या कि ये जो है आदर्श द्रव के लिए उपयोगी है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे आसपास के वातावरण से बात कर ले तो हमको कोई भी ऐसी वस्तु है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसकी को हम आदर्श द्रव कह दें, आदर्श तरल कह दें। तो आदर्श तरल क्या होनी चाहिए, अश्यान, और क्या होनी चाहिए, असंपीड्य होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है इसकी जो पूरी जो थ्योरी है उसको कुछ हद तक ये बताया, परंतु पूर्ण रूप से जो बर्नौली जी थे वो इस की व्याख्या संतोषजनक रूप से नहीं कर पाए। और बर्नौली की जो इस इक्वेशंस है इसको हम कुछ और तरीके से भी लिखते हैं, P1 + 1/2 D1V² + DGH1 इज इक्वल टू, जो ये वाला टर्म आया है इसको क्या कर दे, D से डिवाइड कर दे, तो हमको ये जो इक्वेशंस है हमको इस तरीके से मिल सकती है कि P/D + 1/2 इंटू V² + GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से बर्नौली के इस इक्वेशंस में क्या कर दे, डी जी का भाग दे दें, तो डी जी का जब भाग देंगे तो हमको मिलेगा P/DG + 1/2 V²/G + H इज इक्वल टू एक कांस्टेंट राशि। इस तरीके से जो बर्नौली का जो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी द्रव की जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब में एक संबंध स्थापित करने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे बहिस्राव वेग या टॉरिसिली थ्योरम्स, यानी इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं किसी छिद्र से कोई द्रव जिस वेलोसिटी के साथ जो फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं, बहिस्राव वेग। जिस वेलोसिटी से क्या करेगा वो बाहर क्यों निकलेगा उसी को हम क्या कर देंगे, बहिस्राव वेग। तो टॉरसोली के अनुसार कि किसी छिद्र से किसी द्रव का जो बहिस्राव वेग होगा वो उस वेग के बराबर होगा जिसे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त कर लेगा। यानी कि कहने का मतलब इसका ये था कि इस तरीके से हम क्या कर लें, मान लें एच ऊंचाई की एक टंकी मान लें कि इसमें एक द्रव भरा हो और उसके जो स्वतंत्र पृष्ठ से क्या करे, एच ऊंचाई पे क्या है, एच ऊंचाई पे जो टंकी है उसका जो दीवार पर एक छिद्र क्या है, इस तरीके से एक छिद्र है ए। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा छिद्र है बी, तीसरा छिद्र है सी। ठीक है, तो ए का जो है द्रव का छिद्र जो ए है उस पे द्रव का बहिस्राव वेग v है और द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ एवं छिद्र ए पर दोनों वायुमंडलीय दाब क्या होंगे, बराबर होंगे। अतएव वायुमंडलीय दाब का द्रव के बहिस्राव वेग पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, स्पेसिफिक रूप से कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब का द्रव बहिस्राव वेग पे इफेक्ट नहीं डालता। मान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब क्या है, P है, और दाब घनत्व तो क्या हो, D हो, तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साथ ही साथ जो द्रव है उसके प्रति एकांक आयतन में टोटल जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी बर्नौली के इक्वेशंस के थ्रू P + 0 + DGH। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा P + DGH। अब देखिए इस जो छिद्र है उससे A के जो छिद्र A है उस पर द्रव के प्रति एकांक आयतन की टोटल एनर्जी क्या होगी, तो
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी 1/2 dv² इंटू dgh-h। तो h क्या है टोटल, और उसमें हमने इतने को घटा दिया तो ये हमको मिलेगा उसकी ऊंचाई, ठीक है, और ये हो गई उसकी दाब P। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, बर्नौली का जो थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन बर्नौली के थ्योरम के जैसा ही दिख रहा है। तो अगर हम ऐसा करें तो हमको जो है कुछ इस तरीके से जो है इक्वेशंस जो है देखने को मिलेगा कि P प्लस DGH इज इक्वल टू P प्लस 1/2 इंटू dv² प्लस dgh-h। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो भाग है इसमें ये जो h-h है उसको अंदर की ओर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो इक्वेशंस है वो हमें मिल जाती है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये P और ये जो DH है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो हमें मिल गया इस टर्म में 0 और ये हो गया 1/2 dv² प्लस माइनस dgh। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल गया 1/2 v² माइनस gh इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं देखिएगा। तो पहली चीज़ यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं v² की वैल्यू। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखिए v² इक्वल टू हो जाएगा 2gh। सो देखिए एक और चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे, यहाँ से हम इसको कर दें v की वैल्यू निकालें तो v इक्वल टू हो जाएगा √2gh। अब √2gh क्या है भाई, तो √2gh जो है उस वस्तु की या उस द्रव की क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे कि हमने इस चित्र में देखा है कि पहले जो नीचे की भाग है वहाँ पे जो द्रव है वो कम दूरी तय की, दूसरी भाग थी उसमें ज़्यादा दूरी तय की, तीसरी भाग हमने ऊंचा लिया तो द्रव ज़्यादा ऊपर ना जाकर नीचे गिर गया, ठीक है। इस तरीके से हमको ये देखने को मिला। अब आगे देखें। सो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हम गति का जो तीसरा समीकरण होता है जो कि दिया गया था गैलीलियो गैली के द्वारा, वो कहती है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होती है भाया, जहाँ पे u को हम प्रारंभिक वेलोसिटी के नाम से जानते हैं और v अंतिम वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। h जो है विस्थापन होती है या फिर इसको हम हाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए कोई भी पार्टिकल क्या कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है, द्रव मूव कर रही है, तो क्या होगी, उसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि v इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा √2gh। यही जो है टॉरिसिली का क्या है, थ्योरम है, ठीक है। अभिष्ट थ्योरम यही है जो ये बताती है कि किसी छिद्र से किसी द्रव का जो बहिस्राव वेग होती है वो उस वेग के बराबर होती है जिसे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हमने चित्र में देखा था कि स्वतंत्र पृष्ठ ये हो गई, यहाँ से इसको गिरने में जो वेलोसिटी प्राप्त करेगी उसी वेलोसिटी को हमने यहाँ पे मेजर किया है, ठीक है। सो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वो है छिद्र से निकलने वाले द्रव, उसके द्वारा तय की गई दूरी। यानी कि हम जो द्रव तो निकल रहा है वो देखें, अब द्रव कितनी दूरी तय करेगी, कहाँ पे रहेगी वो द्रव, तो उस द्रव को निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि छिद्र से जो निकलने वाले द्रव है उसका पाथ कैसा था। तो हमने देखा कि छिद्र से जो निकलने वाला जो द्रव था उसका पाथ कैसा था, परवलयाकार था, और जो टंकी है उसकी छिद्र से टंकी की जो नली है उससे छिद्र ए की ऊंचाई क्या है। तो इस तरीके से देखिए
टंकी की नली ये हो गई, इससे जो है छिद्र की ऊंचाई कितनी है, h माइनस एच की ऊंचाई है, ठीक है, h माइनस एच की ऊंचाई है। फिर उस ऊंचाई को जो है, उस ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को यानी कि h माइनस एच को तय करने में या कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो वो जो टाइम है वो लगता है t। तो t टाइम पे जो है हमको मिल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशंस आई इसको विस्थापन समीकरण के नाम से जानते हैं, और इसी विस्थापन समीकरण के फलस्वरूप हम जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते आए हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वगैरह वगैरह उसमें हम इसका यूज़ बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ से हम जो कर रहे थे वो देखते हैं। तो h माइनस एच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो होती है 2 इंटू एच माइनस एच इंटू डिवाइड बाई जी। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पक्षांतर करने का स्क्वायर रूट को या फिर 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा घात में। तो इसका अगर हम यूज़ करें तो हमें ये मिलता है t इज इक्वल टू √2 इंटू एच माइनस एच डिवाइड बाई जी। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे क्या डिपेंड करी, तो ये जो इक्वेशन है वो देखिए, टाइम का जो इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, h माइनस एच बाई डी जी पे। तो h क्या है, h क्या है, h है पूरा जो हाइट है उसको h कर रहे हैं। उसके बाद स्मॉल h क्या थी, तो स्मॉल h जो है जो छिद्र थी उसकी जो है सतह से ऊंचाई हमने मानी थी। तो अगर हम ये दोनों चीजें अगर यूज करते हैं तो देखिए, जो पार्टिकल्स है द्रव की वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो मूव कर रही है क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में जब मूव करेगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो यदि द्रव द्वारा तय की गई जो क्षैतिज दूरी को क्या माने, x माने, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √2gh, ठीक है, इंटू √2 इंटू एच माइनस एच डिवाइड बाई जी। अब हमने यहाँ पे क्या किया है ये भी देखिए, हमने इसको सरल किया है। सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, ये हो जाता है √2gh माइनस, ठीक है, इसके साथ ये ऐसा मल्टीप्लाई है 2h बाई ए जी माइनस ये इस तरीके से है, ये हो जाएगा 2 माइनस एच डिवाइड बाई जी। इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स में डिवाइड है ये। उसके बाद ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू 2 इंटू रूट h इंटू टी एच माइनस एच, ठीक है। कैपिटल एच और स्मॉल एच में आप यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ये क्वेश्चन आपको कौन सा नाम देना, थर्ड नाम देना। इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा डी बाई डी एच इंटू एच माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाती है डी बाई डी एच इंटू एच माइनस एच माइनस एच स्क्वायर। अब इस इक्वेशंस को थोड़ा और मॉडिफाई करें तो ये हमको मिलता है h माइनस 2h इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालने तो मिलता है h इज इक्वल टू h बाई 2। अब ये जो हाइट मिली है, जो विस्थापन के लिए जो पॉइंट्स मिली है, अब इसी पॉइंट के थ्रू हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। पहली चीज़ और एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं, वो है मैक्सिमम क्या कहते हैं उसको, मैक्सिमम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट तो हो जाती है। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू रूट h बाई 2 इंटू कैपिटल H माइनस h बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हमको ये इक्वेशंस मिलती है। अब इस इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करें तो हमको मिलता है, क्या मिलता है भाई, हमको मिलता है x इज इक्वल टू x मैक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है बर्नौली की थ्योरम का जो है यूज़ करके
जो टॉरिसिली थे उन्होंने ये एक थ्योरम दिया, और इस थ्योरम में उन्होंने जो है जो द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, या कह दें जो बहने वाली जो द्रव्स हैं, उसकी जो है क्या होनी चाहिए, जो शेप है वो एकदम फिक्स होती है। अतएव द्रव द्वारा तय की गई जो क्षैतिज दूरी है वो क्या हो जाती है, x हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज कहा जाता है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वो है वेंचुरीमीटर। जो वेंचुरीमीटर होती है वो जो है इसी की जो थ्योरी है उसी पे काम करती है। और वेंचुरीमीटर के बारे में हम बता दें कि वेंचुरीमीटर एक ऐसा क्या है, डिवाइस होती है जिसके हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, किसी जो नली है उसमें बहने वाले जो द्रव है उसकी जो प्रवाह है वो कौन सी रेट से फ्लो हो रही है उसको हम मेजर कर लेते हैं। इसकी जो उपयोग से उसी को हम क्या कहते हैं, वेंचुरीमीटर्स कहते हैं, जो कि 11th-12th के एग्जाम पे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कारगर तरीका होता है। और ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। चलिए ये इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो क्लोज होती है। और इसमें जो है हमने आज पहली चीज क्या क्या देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ हमने डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम जो है हमने बात करी कि जो कंटिन्यूटी का जो इक्वेशंस है उसके बारे में देखा, कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या है। तत्पश्चात हमने उसके लिए क्या निकाला, एक डेरिवेशन निकाली कंटिन्यूटी इक्वेशंस के। तत्पश्चात एक हमने इक्वेशंस ली, वो थी बर्नौली की इक्वेशंस। और बर्नौली की जो इक्वेशंस है वो बहुत ही मस्त है और एग्जाम में जो है प्राय पूछा ही जाता है। जो बर्नौली की जो थ्योरम है वो बर्नौली की द्वारा दिए गए थ्योरम को लिखकर पूछा जाता है, उसके थ्योरम के थ्रू नहीं पूछा जाता, बल्कि उसकी जो व्यंजक होती है, निगमित करने के बाद जो व्यंजक आती है उसके द्वारा पूछी जाती है कि ये ऐसा है, आप इसको प्रूफ करिए, ऐसा करके बोलते हैं। और उसी तरीके से जो ये टॉरिसिली है, तो टॉरिसिली का जो सीधे नाम के साथ पूछते हैं कि टॉरिसिली जो थ्योरम है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो होता है बहिस्राव वेग, बाहर की ओर बहती हुई है द्रव तो उसकी वेलोसिटी क्या है ये बताओ, ऐसा करके पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है और जो वेंचुरीमीटर्स है, वेंचुरीमीटर जो है बर्नौलीज थ्योरम के केवल मानते हैं। बर्नौली थ्योरम जो है वह बीएससी में बहुत यूज़फुल रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हम इंक्लूड कर दें कि अगर आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, अन्यथा आप दूसरा चैनल देख सकते हैं। आप अपना कीमती वक्त यहाँ बेकार में जाया ना करें, और अच्छी लगे तभी आप हमारी वीडियोस जो है वॉच किया करें। और ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बात यहीं तक पूरा करते हैं, और इसके बाद जो है अगली जो टॉपिक्स आएगी उसमें हम बात करेंगे क्या बात करेंगे, हम वहाँ पे बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में बात करेंगे। और स्टोक्स लॉ जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इस जो चैप्टर है इसमें पॉइजली इक्वेशंस भी आती है और एक और इक्वेशंस है। इस जो चैप्टर है उसमें 2 तरीके के बहुत ही मस्त क्वेश्चंस आते हैं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन जो है उठाया जाता है, और इसका आंसर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर बर्नौलीज थ्योरम आए तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
पॉइज़ली ने जो है किसी नली में बहने वाली जो द्रव है उसका एक कल्पना किया, और उनकी जो कल्पनाएं कुछ इस प्रकार से थी कि किसी नली में क्षैतिज जो है, यदि कोई नली क्षैतिज है तो इससे फ्लो होने वाली जो द्रव का प्रवाह है उस पर कोई किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एप्लीकेबल नहीं होगा, जिससे वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी और वो धारा रेखीय रूप से प्रवाहित होती रहेगी। सेकंड, इतनी कल्पना की कि नली में द्रव का जो प्रवाह है वो स्थायी और धारा रेखीय होती है, जिससे नली की जो अक्ष है उसके समानांतर जो धारा फ्लो होती रहती है। तीसरी कल्पना इन्होंने की कि नली के संपर्क वाली जो द्रव है उसका जो पर्त है वो क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। यदि बहुत सारे, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, बहुत सारे लेयरों में डिवाइड है, तो जो लेयर जो है सतह के समीप होगा उस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये इसका तृतीय जो रूल है, ये कल्पना है वो कहती है। और साथ ही साथ जो इसके एक्सिस है ये वाली, इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती जाएगी। नली के जो सिरे हैं उस पर दापांतर सदैव समान होंगे, ये इसकी चौथी कल्पना थी। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक इक्वेशंस दिया जो कि पॉइज़ली के इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है, और इससे हम किसी भी द्रव के लिए वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ए परिच्छेद का एक बेलनाकार नली है जिसमें जो है द्रव फ्लो हो रही है, बहुत सारे लेयरों में डिवाइड है, और इसमें जो है एक लेयर को हमने एक्स मानी है, दूसरे को एक्स प्लस डी एक्स मानी है, जिसमें से एक्स वाली जो है उसके वेलोसिटी को हमने वी वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रही है मान रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरी जो लेयर है उसको हमने वी माइनस डी वी वेलोसिटी के साथ वो फ्लो हो रही है मान रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम नली में द्रव के प्रवाह के विभिन्न समाक्षी बेलनाकार परतों में विभाजित किए हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग वेलोसिटीज़ देखी, तो ऐसे में जो पर्त का जो एक पर्त लिए हैं एक्स वाली, उसके लिए जो है क्षेत्रफल हो जाएगा A=2πxl। ठीक है, तो न्यूटन के नियमानुसार इस जो पर्त है उसमें एक श्यान बल भी लगेगा, और श्यान बल लगने के कारण जो न्यूटन के सेकंड लॉ का हम यूज़ करें तो F हमें मिलेगा -ηA/dV/dx। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से इसको हमने इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया, परंतु हम एक और चीज़ जानते हैं कि जो नली है उसके सिरों के मध्य क्या हो, दाबांतर क्या हो, P हो, तो उसके कारण एक त्रिज्या की जो परत है उसकी परिच्छेद पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो उस पर जो अप्लाई किए गए प्रेशर और जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसके मल्टीप्लिकेशन से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमने प्रेशर माना है P और जो परिच्छेद का क्षेत्रफल माने हैं πx²। जैसे कि इस तरीके का एक हम गांठ लेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, जैसे कि हमने एक्स लेयर वाली की बात किए थे इस डायग्राम में जी, इसमें तो इस तरीके से हमको ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा F=P×πx²। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखिए ये दोनों इक्वेशंस किसके लिए हैं, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वो फोर्स का इक्वेशंस है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इंटर रिलेट करने के लिए बराबर कर दिए, तो हमें मिला P/2πx² -η/2πxl/dV/dx। अब ये इक्वेशन में देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं dV की वैल्यू, यानी कि जो वेलोसिटी में जो चेंज आई वो = हो जाएगा -P/2η/L/x/dx। चलिए यहाँ पे जो ये जो dV है वो क्या है, वेलोसिटी में चेंज। यदि हम वेलोसिटी में जो चेंज हो रही है उसकी अपेक्षा हम वेलोसिटी को ही निकाल दें तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वही देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशंस दी गई है उस इक्वेशंस को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हो जाएगा dV = -P/2η/L/x/dx। इनका इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट राशि मिलेगी। तो इसका यदि हम देखें तो ये हो जाएगा, ये x के लिए क्या हो रही है, समाकलित हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, x का होगा, बाकी जो चीज़ें हैं उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये हो जाएगा -P/2η/L/x का करेंगे तो एक हो जाएगा x² / 2, और जो एक कांस्टेंट राशि मिलेगी वो कांस्टेंट राशि क्या हो जाएगी, यहाँ पे c हो जाएगी। अब हमने इसको क्या मान दिया, इक्वेशन नंबर 4 मान दिया।
अब देखिए नली की जो दीवार है उसके जो संपर्क में जो भी लेयर आएगी उस पर कोई भी फोर्स या कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, जैसे कि इस तरीके से फ्लो हो रही है तो ये वाली जो लेयर वाली रहेगी नज़दीक वाली परत के उस पर कोई भी फोर्स या वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको 0 मिलेगी। तो ऐसे में हम यूज़ करें x इक्वल टू आर और r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा -p डिवाइड बाई 2 ईटा का इसके साथ मल्टीप्लिकेट 4 ईटा इंटू ये l है तो l प्लस c। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इस जो कांस्टेंट राशि c है उसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ईटा इंटू एल, ठीक है। अब ये जो c की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो ऐसे में हमें मिलेगा v इज इक्वल टू -p इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ईटा एल प्लस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ईटा इंटू एल। अब इस इक्वेशंस में देखिए ये दोनों इक्वेशंस में सॉरी यहाँ पे दोनों में जो है p बाई 4 पाई क्या l क्या है, कॉमन है, तो हमने इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो हमें मिला v इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 4 ईटा l इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या माना था कि जो x है और x प्लस डी एक्स जो है ये त्रिज्या के बीच जो बेलनाकार परत है उससे प्रति सेकंड बहने वाली जो द्रव का आयतन, कहने का मतलब ये है कि इस चित्र में देखिए ये हो गई x और ये हो गई x प्लस डी एक्स, तो इन दोनों के बीच v वेलोसिटी के साथ जो द्रव बहेगी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी जो मात्रा में द्रव जो है फ्लो होगी वो निकालें। तो वो हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू परत का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणा वेग। तो परत का अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने क्या माना है भाई, तो हमने वो निकाला है 2 पाई x इंटू डी एक्स, और वेलोसिटी अभी इस इक्वेशन से निकाले हैं v इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 4 ईटा इंटू एल इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये v की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो हमें मिला डी क्यू इज इक्वल टू पाई पी डिवाइड बाई 2 ईटा इंटू एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये इक्वेशंस क्या बता रही है, जो आयतन में कमी हुई है या जो चेंज हुई है उसको बताती है, परंतु हमको क्या चाहिए, पर सेकंड फ्लो होने वाली जो द्रव है उसकी हमको आयतन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ तक करेंगे, तो इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से r तक। तो चलिए इसको समाकलित करने पर ये हो जाता है q इज इक्वल टू 0 टू r इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0 टू r, और ये हो जाएगा p इंटू पाई डिवाइड बाई 2 ईटा एल इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ वाली जो x वाली टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, वही नेक्स्ट स्टेप में हमने किया हुआ है यहाँ पे। तो आगे बढ़े और देखिए, तो ये होता है q इज इक्वल टू यहाँ से ये वाली जो टर्म है p पाई डिवाइड बाई 2 ईटा एल, तो इसको कॉमन रखें, ठीक। उसके बाद इसका जो होगा तो देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर ये माइनस का माइनस, फिर एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4। हमने यहाँ पे इक्वेशंस कौन से यूज किए हैं, देखिए एक्स की पावर n का जो है इंटीग्रेट। सो इस तरीके से हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन के यूज़ करने पर पाई पी डिवाइड बाई 2 ईटा इंटू एल आर की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। अब जब हर को समान करेंगे तो हमको सरल करने पर q की वैल्यू मिलेगी पाई पी इंटू आर की पावर 4 डिवाइड बाई 8 ईटा इंटू एल। तो यहाँ पे देखिए डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, तो आर पे जितनी त्रिज्या उसकी बड़ी होती जाएगी q की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये बात बोला गया है। प्रेशर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या चीज़, बहने वाली जो द्रव है उसका आयतन, ये चीज़ इस पे बोला गया है। साथ ही साथ ये जो पॉइजली के जो इक्वेशंस है वो जो है नियत दाबांतर पर नली के में जो है गैस के प्रवाह चूँकि विक्षुब्ध होता है, ऐसी कंडीशंस में हम पॉइजली का जो इक्वेशंस है उसको यूज़ नहीं कर सकते।
कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशंस। ठीक है, सो खत्म आज का।